हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का तीसरा पाठ बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक है बच्चों हरिशंकर परसाई जी, जो कि एक व्यंग्यकार लेखक के रूप में उभरे हैं। उनके लगभग निबंध जो हैं वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखे हुए हैं और उसी तरह से ये पाठ भी बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है। तो आइए बच्चों अब पाठ के सार की तरफ बढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक समेत यानी लेखक एक और उसके 4 मित्र, 5 हो गए ना। तो अब लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम शाम 4 बजे वाली बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और पन्ना से सतना के लिए इसी कंपनी की बस कितने देर बाद मिलती थी बच्चों? घंटे भर बाद, जो क्या कर देती थी, जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, ये सब का विचार था। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता, वापस आने का यही रास्ता कहता है हमने अपनाना आवश्यक समझा। लोगों ने सलाह दी, लोगों ने उन्हें समझाया कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, इससे यात्रा तय नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? अब इन्होंने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये बस ही डाकिन है। अब बच्चों, डाकिन के बारे में समझते हो? अपने गांव में कई बार आप लोगों ने कहते हुए अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा डाकिन शब्द। उसके बारे में ये लोगों में अफवाह रहती है कि कोई डाकिन होती है जो बच्चों को या बड़ों को खा जाती है, इस तरह से। तो कहता है कि ये बस भी डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो जब बस को देखा तो एक समर्पण की भावना आ गई। क्यों? खूब वयोवृद्ध थी, क्योंकि बस कैसी थी? वयोवृद्ध थी, यानी कि बूढ़ी थी, बिल्कुल खटारा हालत में थी, खस्ता हालत में थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों के अपने अनुभव के निशान उसने लिए हुए हैं, यानी कि उसका अनुभव कितना है? सदियों पुराना है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे और यही कारण था कि लोग इससे यात्रा करना नहीं चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ व्यंग है कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि बस तो क्या है, लोहे की और मशीन की बनी हुई है। लेकिन यहाँ इसमें कवि ने इसका मानवीकरण कर दिया कि बस को क्या होगा? कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी और लेखक के अनुसार कहता है ये जो बस है ये किसके योग्य है? पूजा के योग्य, पूजा के लायक है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? उस पर सवार कैसे हो? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे और एक कंपनी बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? लेखक कहता है कि हमने उससे पूछा कि भाई ये बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। अब उसने भी बड़े ही अपने आश्वस्त भाव से उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं, देखना अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक कहता है कि हमने कहा कि वही हम देखना चाह रहे हैं, अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब फिर लेखक व्यंग कर रहा है कि अपने आप चलती है ये, और हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब वो भी इसी लहजे में उत्तर दे रहा है। कौन? कंपनी का हिस्सेदार। गजब हो गया, कहता है ओहो, ओ भाई, हैरान कर देने वाली बात है, अचरज हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक कहता है कि ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी अगल बगल झांकने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, अब जो उनके डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा डरो मत, चलो, घबराओ मत, चलो, बस अनुभवी है। कहता है बस कैसी है? अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई नई बसें हैं उनसे तो ज़्यादा विश्वास पात्र है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। किस तरह से लेकर चलेगी? अपने पुत्रों की भांति। यहाँ बच्चों ये सारा व्यंग का व्यंग शैली लेखक ने अपनाई हुई है। हम बैठ जाएंगे, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा था जो हमें छोड़ने के लिए आए थे, बस में बिठाने के लिए आए थे, वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अब हम दोबारा उनसे मिलेंगे ही नहीं, कि हमारी और उनकी ये अंतिम विदाई है।
उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। यहाँ फिर व्यंग का लहजा है लेखक का कि आना जाना, बच्चों इसे समझते हो, आना जाना मतलब जन्म और मृत्यु, ये तो संसार का नियम है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ पर लेखक ने कबीर की साखी का भी उदाहरण दे दिया है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, सभी को एक दिन इस संसार से विदा होना ही है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त यानी साधन। आदमी को इस संसार से जाने के लिए, विदा होने के लिए एक साधन तो चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, कहता है इंजन जो है वो शुरू हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब सारी बस इंजन के स्टार्ट होते ही बच्चों क्या होने लगी, हिलने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन हो, क्योंकि जोर जोर से धड़ धड़ की बस में से आवाज आने लगी। और लेखक कहता है हम इंजन के भीतर बैठे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग उस इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, कहते हैं कि उस बस के अंदर बहुत कम कांच जो थे वो शेष बचे हुए थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यहाँ पर देखिए एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, बचे थे यानी कि शेष, और बचे थे यानी जो रह रहे थे उनसे हमें बचना था। हमें यानी कि हमें अपनी रक्षा करनी थी उन कांचों से, क्योंकि वो कभी भी टूट कर लग सकते थे किसी को भी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, लेखक कहते हैं हम तुरंत, फौरन अंग्रेजी का शब्द है कि हम तुरंत उस खिड़की से दूर हट लिए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और इंजन जो चल रहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह इंजन बस में आगे नहीं बल्कि हमारी सीट के नीचे ही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और बस जब चल पड़ी, वास्तव में जब बस चल पड़ी तो लेखक कहता है कि हमें ऐसा लगा कि यह बस जो है वो गांधी जी के असहयोग, बच्चों 1930 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था ना, कि अंग्रेजों के खिलाफ था ये आंदोलन, कि अपनी स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं और अंग्रेजों की वस्तुओं बनी हुई, जो भी अंग्रेजी शासन द्वारा बनी हुई वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करें। तो उसी रूप में व्यंग्य शैली में लेखक ने यहाँ पर कहा है कि ये बस वास्तव में उस समय जब गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उस वक्त जवान रही होगी, यानी कि आंदोलनकारी रही होगी, क्रांतिकारी रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, कहता उसे प्रशिक्षण मिल चुका था, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस का प्रत्येक जो हिस्सा था वो दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि एक दूसरे के सहयोग की बजाय क्या कर रहा था बच्चों, असहयोग। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सारी की सारी बस उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी जो है आगे भागी जा रही है। इस तरह का वहां पर ये चल रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, और जैसे ही बस ने 8-10 किलोमीटर रास्ता तय किया था सारे भेदभाव ही कहते हैं मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी, यानी कि बस की हालत बहुत ही दयनीय थी। एकाएक बस रुक गई और अचानक से एकदम बस जो है वो रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, और पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है उसके अंदर सुराख हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, और ड्राइवर ने भी बड़ी जुगत लगाई और उसने उस पेट्रोल को किस में भरा बच्चों, बाल्टी में, और उसमें एक नलकी डाल दी, और उस नलकी से यानी उस नली से उस पेट्रोल को किस में भेजने लगा, बस के इंजन में। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद यानी आशा, लेखक कहता है मैं आशा कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। यहाँ व्यंग का लहजा लिया है लेखक ने कि ऐसा लग रहा था जैसे अब जो कंपनी का हिस्सेदार था वो उस इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, और उसे उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। कई घरों में आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी माँ बोतल से दूध पिलाती है, उस तरह से। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की जो गति थी वो बच्चों कितनी हो गई थी, 15 से 20 मील। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, लेखक कहता है कि मुझे उसके किसी भी हिस्से पर, किसी भी भाग पर भरोसा नहीं था।
ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। कहता है उसके ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, उसका स्टीयरिंग भी टूट सकता है। और लेकिन वहाँ आसपास जो प्राकृतिक जो दृश्य थे, प्रकृति के जो दृश्य थे, वो बड़े ही मनमोहक थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, सड़क के दोनों तरफ ही हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब लेखक कहता है कि प्रत्येक पेड़ मुझे अपना दुश्मन लग रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। यही कारण था लेखक का डर लगने का कि कहीं बस इन पेड़ों से टकरा न जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अगर झील आती तो ऐसा लगता कि कहीं बस इसमें गिर के गोते खाने न लग जाए। एकाएक फिर बस रुकी और एकदम से दोबारा बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें तरकीबें प्रयास यत्न किया कि ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। बच्चों, ड्राइवर ने अनेक प्रयास किए पर वह चली नहीं, लेकिन वह बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अब बस का कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? वही गांधी जी वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। और जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी कि बड़ी अच्छी है, अच्छी हालत में है। यह तो इत्तेफाक, कहता है ये तो एक महज एक इत्तेफाक ही था, इत्तेफाक की बात है। अरे महज ये तो कोई अचानक अकस्मात ही कोई बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। और चंद्रमा की जो धीमी धीमी जो चांदनी आ रही थी वृक्षों की छाया के नीचे, यानी कि जो चंद्रमा की चांदनी थी वो वृक्ष के पत्तों से, वृक्ष की छाया से निकलकर बड़ी कम कम दिखाई दे रही थी। उसके नीचे वह बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी, यानी कि दया की पात्र लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। और लेखक कहता है कि हमें बड़ा ही खेद हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि हम इस दीनहीन वृद्ध बूढ़ी बस पर लद कर आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और कहीं अगर इसके प्राण यहाँ निकल गए तो इस उजाड़ खंड में ही, बियाबान का तो बच्चों उजाड़ खंड कहता है, इस उजाड़ खंड में ही हमें इसका अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो हिस्सेदार साहब उन्होंने इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधार किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। बस चली तो सही, लेकिन बच्चों उसकी चाल क्या हो गई? कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी और धीरे धीरे बस की जो रोशनी थी, बस के जो आगे के जो डिपर वगैरह थे उसमें भी रोशनी जो है वो कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत जिसको बिल्कुल धुंधला दिखाई देता हो, वो लाठी के सहारे अपना रास्ता ढूंढ रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। अब यहाँ फिर लेखक ने व्यंग की चुटकी ली है कि जैसे ही आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो बस जो है वो सड़क के एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और उन्हें जो साधन थे उन्हें आगे जाने के लिए कहती कि बेटी तुम चली जाओ। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि अब हमारी तो वो उम्र रही नहीं कि हम तुम्हारी जितनी गति अपना सकें। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। जैसे ही पुलिया पर बस पहुंची, फिस करके एक टायर उसका बैठ गया, यानी कि टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई और बस जो है वो बहुत जोर से हिली और थम गई, यानी रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस की गति, स्पीड अंग्रेजी का शब्द है, अगर बहुत तेज स्पीड यानी कि बहुत तेज गति में होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कहता है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। कहता है कि वो टायरों की हालत जान रहे हैं कि इस बस के टायरों की हालत जो है वो खस्ता है, यानी कि बहुत बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान हथेली पर लेना मरने को तैयार होना मुहावरा है बच्चों ये।
उसमें यात्रा कर रहे हैं। उत्सर्ग, उत्सर्ग बच्चों बलिदान के लिए आता है। कहता है उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, दुर्लभ जो बहुत कम दिखाई दे। कहता है यानी बलिदान की ऐसी भावना बहुत कम लोगों में होती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। यहाँ पर फिर लेखक ने व्यंग की चुटकी ली है कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़ा साहसी आदमी है, लेकिन इसकी बलिदान की भावना का सही जगह प्रयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहता यदि बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो वह आदमी तो जरूर स्वर्ग का भागी होता। देवता उसकी बाहें पसारे यानी कि अपने बाजों को पसारे उसका इंतजार करते मिलते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। या फिर व्यंग की चुटकी ली है लेखक ने कि देखो वो महान आदमी। यहाँ कंजूस की बजाय लेखक ने उसको महान कह करके व्यंग की चुटकी ली है कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए क्या कर दिया बच्चों, प्राण दे दिए। यानी कि महाकंजूस आदमी था ये। मर गया पर टायर नहीं बदला, मर गया लेकिन इसने टायर को नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, फिर दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया गया और बस दोबारा से चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि अब हमने समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद, आशा जो थी वो छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कहता है पन्ना क्या, कभी पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने बिल्कुल ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और लेखक कहता है कि पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की हमारी आशा जो थी वो हमने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। और कहता है ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी हमने इसी बस के अंदर बसर करनी है और इससे सीधे उस लोक से बच्चों आप समझते हो यानी कि परलोक, यानी कि स्वर्ग की तरफ। प्रयाण यानी कि हमारा प्राणांत हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा यानी कि हम प्रयाण कर जाएंगे यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। और कहता है इस पृथ्वी के ऊपर उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। और हमारी जो बेताबी थी यानी कि उतावलापन था और हमारे अंदर जो तनाव था यानी कि जो चिंता थी वो सब क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान, इत्मीनान मीन बच्चों आराम से, उर्दू का शब्द है ये, हम बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए। और लेके कहते हैं हम बड़े ही आराम से ऐसे बस में बैठ गए जैसे हम अपने घर में बैठे हों। चिंता जाती रही और हमारी जो चिंता थी वो भी सारी खत्म हो गई। हंसी मजाक चालू हो गया, सब आपस में हंसी मजाक करने लगे। बच्चों पाठ के सार में आज इतना ही।